पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे अर्थात वैद्युत गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस का चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस का चुंबकीय गुण। ठोस का चुंबकीय गुण, हेडिंग बना लीजिए। अब जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जैसे कि अगर आप लोहा को चुंबक के नजदीक ले जाते हैं तो लोहा चुंबक से आकर्षित हो जाता है, परंतु उसी को अगर हम चुंबक के सामने लकड़ी को ले जाते हैं तो वह चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है उस ठोस में कि जैसे लोहा भी तो ठोस है और ईंटा भी ठोस है, लेकिन एक में चुंबक का गुण है और दूसरे में चुंबक का गुण नहीं है। माने चुंबक से आकर्षित हो जाता है, दूसरा चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो सामान्य रूप से आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होता है उसको चुंबकीय कहा जाता है, और जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होता है उसे अचुंबकीय या नॉन मैग्नेटिक कहा जाता है। तो पदार्थ दो प्रकार का हुआ, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। माने चुंबकीय आकर्षण के आधार पर हम लोग चुंबक को दो भाग में सॉलिड को दो भागों में बांटे, चुंबकीय और अचुंबकीय। तो वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित हो जाता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, और वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ये बात बिल्कुल कॉमन है, आप लोग जानते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए ठोस को इलेक्ट्रॉन के वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन वर्गीकरण के आधार पर ठोस को 5 भागों में बांटा जाता है। ऐसे सामान्य रूप से 3 होता है, 2 एक्सेप्शनल केस है, उसको भी हम लोग साथ करेंगे। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ distribution of electron, distribution of electron, solid is divided into 5 parts. 5 parts लिखे। तो इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर ठोस को 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, डाई प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अंग्रेजी में इसको कहेंगे डायमैग्नेटिक। दूसरा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, पारामैग्नेटिक। तीसरा लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय, इसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। चौथा है प्रति लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय, इसको कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और पांचवा फेरी लौह चुंबकीय, फेरी लौह चुंबकीय, इसको हम लोग कहते हैं फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक।
फेरी लौह चुंबकीय या फेरी मैग्नेटिक। ऐसे आपको डाई मैग्नेटिक को सामान्य हिंदी में भी ऐसे लिखा मिलेगा, डाई मैग्नेटिक, इसी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा पारामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और इसको कहेंगे फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। तो हम बारी बारी से हम लोग सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। डाई मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। इसमें से डाई मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पर अक्सर आपसे नोट्स लिखने के लिए पूछा जाता है, या कोई एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा जिससे पूछा जाता है कि इसमें कौन डाई मैग्नेटिक है और कौन पारामैग्नेटिक। और इन सभी को पढ़ने के लिए हम लोग पहले कुछ बेसिक ध्यान में आना चाहिए, जो 11th से रिलेटेड था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल के आधार पर, और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यह बांटा गया है, तो किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर आपको निकालने आ गया तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि कौन डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और कौन फेरोमैग्नेटिक होगा। जैसे हम लोग एक उदाहरण से आपको लेकर चलते हैं। स्कैंडियम परमाणु संख्या 21। अब इस 21 इलेक्ट्रॉन का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसको अगर हम ऑर्बिटल के आधार पर लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। ऑर्बिटल के आधार पर अगर हम तो 1 और s के लिए एक ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना 2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में इलेक्ट्रॉन कितना 1। तो ऑर्बिटल तो इसमें 5 है, ऑर्बिटल इसमें 5। तो अब जरा आराम से बताना, इसको पहले सीख लो तो पूरा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ d ऑर्बिटल हम ऐसे बनाए तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए 10, और इसमें अगर ऐसे एक लिखेंगे तो इसको कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। अब देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, अब 3, 4, 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। लेकिन अब ध्यान से देखना, जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज आ गया, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर यहां पर ऐसे है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और यहां अगर आ गया तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0 हो गया। तो हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहचान करने आना चाहिए। तो चलिए अगर हम ऐसे लिखें कि 3d, कहीं पे आ सकता है, आप इसको देखिए। तो अगर यहां पर ऐसे है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन अब अगर हम आपसे पूछे कि अब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गया। और दूसरा, यहां पर अगर कोई एटम में, ध्यान दीजिए यही बात मुख्य रूप से है जो पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। जैसे Sc++ है, तो Sc++ का मतलब हुआ कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन खो दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो
तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, यहां से 4s वाला। 3d वाला पहले है, जैसे कि ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में से निकलेगा, चौथा घर से। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा कि 3d से, तो 4s से। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से और तब निकलेगा कहां से, 3d से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस स्थिति में अगर हम पूछें कि इसमें Sc प्लस प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और Sc ट्रिपल प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन निकला, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कै गो बच गया, 1। अगर Sc ट्रिपल प्लस हो तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें का और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें का, यानी तीनों निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करना अगर सीख गए तो हम लोग पांचों डिफिनीशन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हेडिंग बनाओ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय। चलिए प्रति चुंबकीय। अब प्रति चुंबकीय में हम लोग, जैसे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसको अगर हम चुंबक के नजदीक ले जाएं तो यह चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। और ये डायमैग्नेटिक पदार्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगा। माने जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वह चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो चलिए कैसे, तो इसको जरा हम लोग सीखें आराम से। पहले लिख लीजिए, दैट सब्सटेंस which not attract with magnet is called diamagnetic substance। वैसा पदार्थ जो चुंबक से, चलिए लिखिए, तो वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। इसके आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसके ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, ZnO जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। अब यही क्वेश्चन के रूप में आपसे रहता है कि जिंक ऑक्साइड चुंबक से आकर्षित नहीं होता है क्यों, तो इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए इस एग्जाम्पल को जो देखे हैं जरा देखना। ZnO में O का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है और Zn का कितना हुआ, +2 हुआ। मतलब Zn पर चार्ज कितना है, 2+, और यह कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिखें, Zn परमाणु संख्या कितना, 30,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये जस्ता का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर इसको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन मतलब 18 हो गया, 4s2 3d10। अब इसको ऑर्बिटल के रूप में अगर हम लिखें तो आर्गन 4 s के लिए कितना ऑर्बिटल बनाओगे 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई पड़ रहा है 2, और 3 डी के लिए बॉक्स कितना 5, डी के लिए बॉक्स बनेगा कितना 5, ऑर्बिटल बना 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 10। तो इलेक्ट्रॉन तो भरता है एक एक करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब इसमें ध्यान से देखिए तो ये सभी जगह पेयर है, जोड़ा है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर शून्य हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0, इसमें एक को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और इसलिए क्या हो जाएगा डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक। तो ये बनाकर हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड में जिंक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, अतः यह डाई मैग्नेटिक है। चलिए इसको बनाकर लिखिए नीचे, रीजनिंग के रूप में यह क्वेश्चन रहता है कि जिंक ऑक्साइड डाई मैग्नेटिक होता है क्यों, तो ये बना लेंगे और उसके बाद आंसर लिख देंगे। अतः यह डाई मैग्नेटिक होता है। ZnO में जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, अतः यह डाई मैग्नेटिक होता है। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। SCCl3 डाई मैग्नेटिक क्या है, एग्जांपल देख लो। और SCCl3 में अब देखो बोर्ड पर, यहां पर एक क्लोरीन का -1 होता है तो 3 का -3 हो गया, तो इस पर कितना चार्ज आया +3। अब स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा शॉर्ट करके लिखे तो आर्गन 4s2 3d1, ऐसा लिख सकते हैं। आर्गन मतलब यहाँ 18 2 20 और 1 21 हो गया। अब इसमें आर्गन के पास 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और 3d के लिए बॉक्स कितना बनाओगे 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना मिला 1 मिला। अब इस स्कैंडियम पर चार्ज कितना है 3, अब बताओ तो यह कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका कितना ह्रास हो जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी घर में तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4 और s का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, और 3 और d से का इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई एक को पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक को नहीं है, तो एक लाइन में लिख दें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0।
so SCCl3 is डाईमैग्नेटिक। SCCl3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, अतः यह डाईमैग्नेटिक होता है। चलिए फिर से एक बार देखिए कि कोई भी पदार्थ को हम लोग जो देखते हैं तो या तो वह चुंबक से आकर्षित हो सकता है या चुंबक से आकर्षित नहीं हो सकता है। तो जो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक कहेंगे। और डाईमैग्नेटिक पदार्थ जो होगा वह क्यों होगा, तो क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगा। जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह अचुंबकीय होगा। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वह खुद एक चुंबक है। हर इलेक्ट्रॉन एक चुंबक होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तब ना पदार्थ चुंबकीय होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो पदार्थ चुंबकीय नहीं होगा। ठीक है, पहली बात कि इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वह पदार्थ चुंबकीय होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो वह पदार्थ चुंबकीय नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग फिर कोई तत्व लेकर देखो कि जैसे हम लोग लिए Fe, लोहा। लोहा चुंबक से आकर्षित होता है। आगे के एग्जाम्पल में हम लोग को उसको देखना है। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। अब इस 26 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d6, मतलब आर्गन 18 हो गया, 2 20 और 6 26 हो गया। अब इसमें 4 के बदला यहां पर एक ऑर्बिटल है, s में कितना हो गया, एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3, और d के लिए घर कितना बना दे, 5। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 हो गया। अब तू खुद बताओ यहां पर से कि अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है अनपेयर्ड, कितना अनपेयर्ड दिखाई पड़ा, बोल सकते हो, 4 दिखाई पड़ा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, तो इस चुंबक से आकर्षित हो जाएगा। जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह चुंबक से आकर्षित होगा, लेकिन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वह चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो यही हम लोग फिर देखें Zn। तो Zn हुआ आर्गन 4s2 3d10। तो 4s के बदला एक ऑर्बिटल बना, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, 3, और d के बदला बॉक्स कितना बना, 5। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम भर दें 10, तो अब खुद तू बताओ देखकर कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 0 से आकर्षित होगा, नहीं होगा। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वह चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। और एक बात और ये बिल्कुल सीखना जरूरी है, क्योंकि कलर भी इसी से डिसाइड होगा। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वही कलर्ड होगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वह कलरलेस होगा। मतलब जो डाईमैग्नेटिक होगा वह हमेशा कलरलेस होगा। आगे के चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ रहा है तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है। अब यह चुंबकीय गुण जो प्रदर्शित करता है उसके लिए हम लोग एक टर्म करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। तो म्यू चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग सूचित करते हैं म्यू से। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू। म्यू, तो म्यू ये नोटेशन है, संकेत है। अब म्यू बराबर होता है अंडर रूट एन, n+2। म्यू बराबर होता है अंडर रूट n+2, और n बराबर यहां पर क्या सेट करेंगे, अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए, खुद आप होशियार हैं, म्यू बराबर अंडर रूट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा तो n के जगह आप क्या सेट कीजिएगा, 0। तो 0 n प्लस 0, सॉरी 0 और 0 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0। तो डाईमैग्नेटिक में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। तो एक लाइन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, उसके नीचे जहां लिखे हैं वहीं पर लिख लीजिए। इसको बनाना चाहो तो बना लो। ये जब कोई भी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होता है तो चुंबक घूमते, जैसे यहां पर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है यहां पर उत्पन्न, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करने के लिए इसको चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। मतलब घूर्णन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो गया तो उसको चुंबकीय आघूर्ण कहें। और यह किस पर निर्भर करता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2। ये चीज आपको फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में भी आपको, मॉडर्न फिजिक्स में ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसलिए इसको ध्यान से रखना याद। इन डाईमैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक पदार्थ में पैराग्राफ चेंज करके लिख लो उसके नीचे कि डाईमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण का मान, डाईमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। डाईमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। दूसरा नंबर हेडिंग बना लो, पारामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। ऐसा यूनिट बीएम, बीएम इसको कहते हैं बोर मैग्नेटोन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को सूचित किया जाता है बीएम से, बोर मैग्नेटोन से। म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2 बी एम, बी से बोर और एम से मैग्नेटोन। तो डाईमैग्नेटिक का एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है डाईमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है इसके, तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होता है। इतना लिख देंगे तो हो जाएगा काम। दूसरा पारामैग्नेटिक, पहले पारामैग्नेटिक समझ लीजिए तब लिखना आसान होगा। पारामैग्नेटिक जैसे कि एक लोहा हम ले लें, लोहा का टुकड़ा कांटी ले ले और उसको चुंबक के नजदीक ले जाएं तो वह चुंबक से आकर्षित हो गया। लेकिन वही अगर टीन का एक टुकड़ा ले जाए वहां पर तो वह भी चुंबक से आकर्षित होगा। लेकिन लोहा और टीन में कौन ज्यादा आकर्षित होगा, तो लोहा ज्यादा आकर्षित होता है, ज्यादा कस के खींचता है। मतलब कि लोहा में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा है, लेकिन टीन में चुंबकीय आघूर्ण का मान कम है। मतलब उसका पावर, उसका शक्ति क्या है, कम है। तो दो तरह की बात कि चुंबकीय हो सकता है दो तरह का, एक पारामैग्नेटिक और दूसरा फेरोमैग्नेटिक। तो जिसका आकर्षण कमजोर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारामैग्नेटिक। और दूसरा बात उसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होगा तो 1 या 2। देखो एकदम आराम से अपने आप निकल जाएगा ऐसे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो तो वो होगा पारामैग्नेटिक। और अगर 2 से अधिक हो जाए, जैसे 3, 4, 5 हो जाए,
तो अब अगर इस तरह से निकाल के आएगा तो ई फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का आकर्षण क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। तो वैसा पदार्थ जिसका चुंबक के प्रति आकर्षण क्षमता कम हो, आकर्षण क्षमता कम हो, तथा उसके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2, 1 होगा या 2 होगा, तो डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 हो, क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाता है। तो चलिए पहले इसको लिखा जाए, तो फिर आगे इस पर बात करते हैं। कि वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति, वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति आकर्षण क्षमता कम हो, चुंबक के प्रति आकर्षण क्षमता कम हो, तथा उसके डी, वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति आकर्षण क्षमता कम हो, चुंबक के प्रति आकर्षण क्षमता कम हो, तथा उसके डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 हो, पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 हो, पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। जैसे, अब चलिए जरा इसको देखा जाए आराम से। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CuC, पहले ये लिखिए SCCl2, SCCl2। अब आप एक स्टेप करके आगे बढ़ना, एक क्लोरीन का -1 तो 2 का कितना हो जाएगा, -2, तो इस स्कैंडियम का कितना हुआ, +2 हो गया। अब स्कैंडियम का परमाणु संख्या कितना, 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 4s2 3d1। आगे बढ़िए, आर्गन 4, s के बदला कई ऑर्बिटल बनेगा, 1 ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 2, 3, और d के लिए फिर बॉक्स कितना बनेगा, 5, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो ये तो बन गया पहले। अब आइए यहाँ पर SCCl2 पर हम लोग चर्चा करें। तो ये -2 इस +2 मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Sc++ पर चार्ज कितना है, 2, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना हटाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां कहां से हटेगा, तो 4s से कि 3d से, 4s से, क्योंकि बाहरी कक्षा कौन है, 4s है, तब 4s से का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखना आराम से, तन को नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। 4 s से तो निकल गया इलेक्ट्रॉन, कै गो, 2 गो, तो यहाँ 0 हो गया। 3 d के बदला बॉक्स बना दे कितना, 5 गो, इसमें इलेक्ट्रॉन कै गो, 1 गो। अब आप सोच कर बताओ तो यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कै गो दिखाई पड़ा, बोलिए, 1।
तो यहां पर हम लोग लिख दें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब यह चुंबक से आकर्षित होगा। तो चलिए हम लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलिए लिख लीजिए इसको, चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, अतः यह चुंबक से आकर्षित होता है। अतः यह चुंबक से आकर्षित होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, सीधे दिखाई भी पड़ रहा है तुमको, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना, एक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, अतः यह चुंबक से आकर्षित होता है। अतः यह चुंबक से आकर्षित होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, अतः यह चुंबक से आकर्षित होता है। तीसरा हम लोग लिखें फेरोमैग्नेटिक। इसको कहेंगे लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो होगा, जितना मजबूती से आकर्षित होने वाला जो भी पदार्थ है, जैसे लोहा है, क्रोमियम है, तो ये काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। लोहा देखे हैं आप लोग सभी आदमी, चुंबक से काफी जोर से आकर्षित होता है, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। तो हम लोग इसमें डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल सा, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति मजबूत आकर्षण हो, चुंबक के प्रति मजबूत आकर्षण हो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 से जब अधिक होता है तो वह क्या हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक हो जाता है। तो इस बात को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, तो वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति, वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक के प्रति मजबूत आकर्षण हो, चुंबक के प्रति मजबूत आकर्षण हो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। चुंबक के प्रति मजबूत आकर्षण हो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसका चुंबक के प्रति मजबूत आकर्षण हो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। एक बात इसमें अब हम लोग जोड़ना चाहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैग्नेट देखा हो, अगर तो एक मैग्नेट ले लो और उस पर अगर कांटी से कस के रगड़ दो, तो उस कांटी में चुंबक का गुण आ जाता है। ऐसा देखे होंगे कि मैग्नेट ले लीजिए, उस पर कांटी को अगर खूब जोर से, जैसे पेचकस वगैरह लेकर रगड़ा जाता है, तो पेचकस में चुंबक का गुण आ जाता है। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इट मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, या चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक की खासियत है
कि वह चुंबकीय क्षेत्र में उसमें खुद चुंबक का गुण आ जाएगा परमानेंटली। अब जैसे कि मैग्नेट में लोहा को रगड़ दीजिए, अब मैग्नेट को हटा दीजिए तो आपका कांटी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगे, मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गया, चुंबकित हो जाता है। तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना, चुंबकीय क्षेत्र में इसमें चुंबकीय क्षेत्र में इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। एग्जाम्पल देख ले हम लोग, FeO लोहा का ऑक्साइड FeO। चलिए तो FeO पर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज दें, -2, तो इस पर कितना हो गया, +2 हो गया। अब Fe का परमाणु संख्या 26, तो आर्गन 4s2 3d6। चलिए अब बताइए, तो आर्गन 4 S में यहां इलेक्ट्रॉन कितना दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 और D के लिए घर कितना बना दें, 5। अब देखो ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरना है, 6, 1 2 3 4 5 1 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप कौन बताएगा इसमें से कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई पड़ रहा है, 4। तो 0 रहता तो क्या होता, डाईमैग्नेटिक, 0 रहेगा तो डाईमैग्नेटिक, और 1 और 2 है तो पैरामैग्नेटिक, और 2 से अधिक है तो फेरोमैग्नेटिक। अब बताइए, ये देखिए ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो यहां पर लिख दीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, 4, अतः यह फेरोमैग्नेटिक है, अतः यह फेरोमैग्नेटिक है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, अतः यह फेरोमैग्नेटिक है। अब आप एक एग्जाम्पल बनाते लेना, देखते हैं कौन कौन बना लेगा। FeCl3, चलिए इसको क्वेश्चन ले लिए कि आपको बनाना है कि FeCl3 Fe2O3 ScCl2 बनाए भी हैं इसको शायद, और लिखना V2O5 Cr2O3 और CuCl2 और Cu2Cl2। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। हम इसमें बना देते हैं आपको हिंट्स के लिए, -3 तो ये कितना हो जाएगा, +3, ये -6 +6 तो कितना हो जाएगा, +3। ये हो गया -2 +2, -10 +10, 2 एटम पर तो 1 पर कितना हुआ, +5, -6 +6 +3, -2 तो यहाँ कितना हो गया, +2, -2 +2 तो 2 एटम पर +2 तो 1 पर कितना होगा, +1। अब इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर, चार्ज के आधार पर इतना को, जैसे क्वेश्चन ये रहता है कि FeCl3 फेरोमैग्नेटिक होता है क्यों, तो आप FeCl3 बनाने आ गया आपको, तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को आप जो पूछा जाएगा आप इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे में क्वेश्चन था कि FeO, तो FeO क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया। क्यों हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इतना को बनाने का कोशिश करना, ठीक है। तो 2 बच गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। इसका अगर पूछा जाए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, बोलो, म्यू बराबर √n+2। आप खुद बताओ तो इसका कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, 4
4 प्लस 2 6, तो 4 गुने कितना हो गया, 4 गुने 6 बराबर अंडर रूट कितना, 4 2 6 चौक 24, अंडर रूट 24 हो गया। अब इसको हम रूट तोड़कर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, उसको तोड़ के आप इसको अगर 5 से थोड़ा कम आएगा 4.78 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का हम लोग बीएम भी निकाल सकते हैं। पहले इसका निकालना हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे, फेरोमैग्नेटिक और सॉरी एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, तो बच गया इसमें। तो आपका ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट अभी 2-3 दिन और चलेगा, इसमें का न्यूमेरिकल अब आप आसानी से बना सकते हो। कई जगह पर है न्यूमेरिकल जिसमें इन सब का भी जरूरत था, तो हम लोग देखेंगे। अभी जैसे चैप्टर तो नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा ये आपका, लेकिन 2-3 दिन और इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग करते रहेंगे।